अब मैं दूसरा पार्ट स्टार्ट करना चाहता हूँ और अब हम चैप्टर नंबर 5 के साथ जाएंगे। व्हाट लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स। अब हमारे लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आता क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेट्स की। एसेट्स हर वो चीज़ होती है जिसकी कोई वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है और नॉन फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है। एसेट्स को हम बोल सकते हैं आपका पैसा, मनी। जो आपका अपना पैसा है वो आपके लिए एक एसेट की तरह काम करता है, ताकि जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। सो हम अगर किसी इंसान की वैल्यू और उसकी कितनी एसेट है ये एनालिसिस करना चाहें, उसकी लाइफ की वैल्यू, नॉट जो आपके पूर्वजों से मिला है वो नहीं मैं कहूँगा कि उसकी अपनी क्या वैल्यू है, उसे हम कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। उसकी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसे हम कहेंगे ह्यूमन लाइफ वैल्यू की कैलकुलेट करना। तो ये इसके लिए मैं आपको पेज पे ले जाना चाहूँगा। सो ह्यूमन लाइफ वैल्यू की कैलकुलेशन इस तरीके से की जाती है। फॉर एग्जांपल कोई आदमी ए है, वो 25 साल का है अभी और वो किसी गवर्नमेंट जॉब में लग चुका है। वह 50,000 उसकी सैलरी पर मंथ है। ये उसकी पर मंथ सैलरी है, हर महीने 50,000 रुपये की सैलरी आएगी उसको। तो साल में उसको 6 लाख रुपए की सैलरी आ जाएगी। रिटायरमेंट एज गवर्नमेंट जॉब में मैक्स, जैसे इंश्योरेंस में बात करूँ 35 मतलब 60 ईयर्स है, तो उसकी भी जो जॉब बचती है वो बची है 35 ईयर्स की। उसके बाद तो वो 35 ईयर्स के अंदर पर ईयर 6 लाख रुपीज़ कमा रहा है। ठीक है, तो 35 ईयर्स के अंदर कितना कमाने वाला था? आज की कैलकुलेशन के हिसाब से हम हमेशा कैलकुलेशन करते हैं 2 करोड़ 10 लाख रुपए। इसकी टोटल इनकम इन फ्यूचर इतनी होने वाली थी। तो हर फैमिली में जैसे हस्बैंड होता है और उसकी वाइफ होती है और मैक्सिमम फैमिली में 2 बच्चे होते हैं। हस्बैंड मैक्सिमम फैमिली में कमाते हैं और ये सारे के सारे वाइफ और दोनों चिल्ड्रन अपने मतलब बच्चे फादर पे और वाइफ अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती है, उसकी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कल इस हस्बैंड को कुछ हो जाए तो इनकी पूरी फैमिली सड़क पे आ सकती है। सो इस फैमिली को कितने की इंश्योरेंस की ज़रूरत है और इस इंसान की ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है, इस इंसान की क्या वैल्यू है। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ जाते हैं तो आप मतलब मैं कहूँगा कि 60% इंश्योरेंस का कंसेप्ट समझ जाओगे और लोगों तक पहुँचाना आपके लिए और ईजी हो जाएगा इंश्योरेंस को। पहली चीज़ ये ध्यान में रखना कि जब भी मैं जो चीज़ें मैं भी पढ़ा रहा हूँ, इसका रीज़न ये नहीं है कि आप लोगों को मैं कोई मतलब वो बता रहा हूँ कि हाँ आपको सिर्फ पढ़ना है। इन चीज़ों को अगर समझोगे और अगर इन फ्यूचर सेलिंग करती बार इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तो वो चीज़ें आपकी ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपकी इनकम में आप देखेंगे 20 से 25,000 रुपये का मतलब आपको फ़ायदा होगा। सो अब मैं कहूँगा इसके 2 करोड़ 10 लाख रुपए की इनकम होने वाली थी आज के अकॉर्डिंग, अगर हम कैलकुलेशन करें आज की इनकम के अकॉर्डिंग फॉर 35 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद अब इसका कुछ मान लो 50,000 में से 10,000 इसका खुद पे खर्चा था और 40,000 इसका फैमिली पे खर्चा था। ठीक है, तो साल का खर्चा इसका खुद के ऊपर कितना हो रहा है? 1,20,000 ओनली। तो 35 ईयर्स में इसको खुद पे कितना खर्च करना था इंटू 35, तो कितना हुआ? 42 लाख रुपए की बात करेंगे। तो इसका अपने ऊपर खर्चा था 42 लाख रुपए और इसका टोटल खर्चा था मतलब जो वैल्यू है 2 करोड़ 10 लाख रुपए। बोलने का मतलब यह है कि अगर इसको कल कुछ हो जाता है तो ये खर्चा तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये खुद नहीं रहा तो इसका खर्चा खत्म। ठीक है, लेकिन जो इसमें से 2 करोड़ 10 लाख माइनस 42 लाख इसका खर्चा निकाल देते हैं हम, तो बचा कितना? ये बचता है 1 करोड़ 68 लाख रुपए। ठीक है, तो ये वाला खर्चा तो रहने वाला है। ये खर्चा किसका है? ये लायबिलिटी है अपनी वाइफ की और बच्चों की, इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें इतने के इंश्योरेंस की ज़रूरत है। अगर हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू की कैलकुलेशन के हिसाब से इंश्योरेंस देंगे तो इस इंसान को 1 करोड़ 68 लाख रुपए अपनी फैमिली के लिए छोड़ के जाना होगा, ताकि इसके बिना भी इसकी फैमिली की वही सिचुएशन रहेगी जैसी इसके होते हुए थी। अब आप कहेंगे कि इसकी इनकम तो 50,000 है तो इंक्रीज़ होने वाली थी, लेकिन सर यहाँ 34 ईयर्स की जॉब भी तो रहेगी, फिर मतलब हर ईयर इसकी इनकम तो इंक्रीज़ होगी ना, लेकिन इसका टर्म तो कम रहेगी। तो आप कोई भी कैलकुलेशन करेंगे इसको इसकी लाइबिलिटी इतनी ही रहने वाली है और टोटल इसकी लाइबिलिटी इसकी फैमिली के लिए ये वाली ही रहेगी इन एनी कंडीशन।
ठीक है, आप बोलोगे हायर एज में तो ज़्यादा आपको सैलरी मिलती है, लेकिन उनका जो ये वाला फैक्टर है ना, ये वाला फैक्टर कम हो जाता है, मतलब आपकी सर्विस में जॉब सर्विस सिर्फ 5 या 7 साल रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो आपको हायर इनकम तो होती है, लेकिन उनकी सैलरी भी कम साल की ही रहती है। तो इस वजह से हायर इनकम के साथ आपका एक फैक्टर बढ़ता रहता है, ये वाला सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी, लेकिन आपकी एज भी तो बढ़ेगी ना, तो एज के हिसाब से आपकी जो टर्म है ना जॉब की, वो भी रिड्यूस होगी। तो हम टर्म को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे हर जगह पे, तो इस वजह से ये रिड्यूस होगी। सो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। ये आ गया ह्यूमन लाइफ वैल्यू की कैलकुलेशन। अगर आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर से पीछे जा करके वीडियो को एक बार दोबारा से देख सकते हैं। फिर आपका आता है रिस्क। रिस्क क्या होता है? रिस्क होती है एक अनसर्टेनिटी। हमारी ज़िंदगी में 3 टाइप के रिस्क होते हैं, जैसे कि डाइंग टू अर्ली, लिविंग टू लॉन्ग और लिविंग विद डिसेबिलिटी। बोलने का मतलब है कि आपकी जल्दी से जल्दी अगर मृत्यु हो जाए, उसको बोलते हैं हम डाइंग टू अर्ली। आप जल्दी मर गए तो आपकी फैमिली को कौन देखेगा? आपके बाद आपकी फैमिली को कौन देखेगा? सेकंड, लिविंग टू लॉन्ग। लिविंग टू लॉन्ग बोलता है कि आप बहुत लंबा जी गए, तो आफ्टर पेंशन आपको पेंशन भी चाहिए, क्योंकि आज गवर्नमेंट जॉब में किसी में भी पेंशन नहीं है, ना ही प्राइवेट में, तो चलो वैसे भी नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट में, आज गवर्नमेंट में भी नहीं है। सो आपको लिविंग टू लॉन्ग के लिए पेंशन की भी ज़रूरत है। ठीक है। तीसरा रिस्क क्या होता है? डिसेबिलिटी। अगर आप जिंदा रह गए, आपका एक्सीडेंट वगैरह हो गया और आप जिंदा हैं और आप कमा नहीं पा रहे हैं, तो डिसेबिलिटी के साथ कैसे जिएंगे? तो इसके लिए भी आपके पास कुछ ना कुछ हमेशा अल्टरनेटिव होने चाहिए। तो हमारे कुछ इंश्योरेंस के प्लान हैं, उनमें इन सभी मतलब इन तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो उसके लिए मैं कोई और डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, मैं प्लान्स को डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, लेवल प्रीमियम। प्रीमियम हमारे पास हमेशा 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के प्रीमियम की बात करें हम, सबसे पहले आता है हमारे पास सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी क्या होती है? जिसमें आपको एक बार प्रीमियम देना होता है और आपको उसके बाद कभी प्रीमियम नहीं देना होता, और एक बार इंश्योरेंस मिल जाता है और उसमें आपको कुछ एन्युटी मिलती रहती है। या फिर आप एक बार प्रीमियम देंगे और आपका मान लो 10 लाख का इंश्योरेंस है और आपने 1.5 लाख एक बार दे दिया, ठीक है, या 1 लाख एक बार दे दिया, उसके बाद क्या है, आपको वापस नहीं मिलेगा कुछ, बट ये होगा कि जब भी आपको कुछ होगा तो आपकी फैमिली को 10 लाख मिल जाएगा। सेकंड थिंग, कि अब कितने का भी इंश्योरेंस होगा, सिंगल प्रीमियम मतलब एक बार प्रीमियम देना है। फिर आता है लेवल प्रीमियम, जो कि मैक्सिमम आपकी LIC पॉलिसीज में होता है। लेवल प्रीमियम का मतलब होता है कि आपने एक बार प्रीमियम देना शुरू किया, जो किस्तें जैसे आप LIC की भरते हैं, तो जो आपने एक बार प्रीमियम देना शुरू किया वही देंगे आप, चाहे कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी महंगाई आ जाए, आपके प्रीमियम का रेट नहीं बढ़ेगा। तीसरी चीज आती है फ्लेक्सिबल प्रीमियम। फ्लेक्सिबल प्रीमियम क्या बोलता है? जिसमें क्या होता है कि आपका प्रीमियम महंगाई के और इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता रहता है। आपकी सैलरी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो अब प्रीमियम भी बढ़ता रहेगा। लेकिन लेवल प्रीमियम में ये चीज़ नहीं होती। जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया स्टार्टिंग में, वही आपका प्रीमियम रहने वाला है टिल द एंड। देन कम रिस्क पुलिंग का कंसेप्ट, मैं शुरू में बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो आप अब आगे चलते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, ये इंपॉर्टेंट तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं है, लेकिन आपकी जॉब के लिए, आपकी मतलब एजेंसी के लिए और आपकी कमाई के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग समझनी ही पड़ेगी। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? हमारे अपने अपने गोल्स होते हैं, हमारे अपने गोल्स के हिसाब से हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रायोरिटाइज का मतलब हुआ, जैसे अगर आपके घर में अभी एक आपका जूता फट जाता है और एक शर्ट फट जाती है, तो आप प्रायोरिटी देंगे कि किस चीज़ को पहले खरीदना है। आपका पैसा एक चीज़ को खरीदने के लिए है, तो आप प्रायोरिटी देंगे, अगर जूता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे तो आप जूता खरीदेंगे, लेकिन अगर शर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप शर्ट खरीदेंगे। इसीलिए इसी तरीके से हम फाइनेंशियल को, ये भी आपकी एक टाइप की फाइनेंशियल प्लानिंग हुई, ठीक है। वैसे ही हम मार्केट में भी ये चीज़ देखते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग डिसाइड करते हैं इसके बेसिस पे, हमारी फाइनेंशियल नीड्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, अभी मेरे पास पैसा है, मैं इंश्योरेंस में, मेरी पहली प्रायोरिटी क्या होगी, मेरे कुछ लिक्विड मनी बैंक में होना चाहिए, फिर कुछ पैसा मेरा इंश्योरेंस में होना चाहिए, फिर तीसरी प्रायोरिटी आजकल के जो जनरेशन है उसकी है कि हमारा कुछ पैसा शेयर मार्केट में भी होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए किसी फैमिली की। जब भी आप किसी कस्टमर के पास जाए तो उसके फाइनेंशियल प्लानिंग ढंग से करें, ठीक है। वो तो आगे की बात है, लेकिन ये फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। फिर हम 2 टाइप की लाइफ साइकिल होती है। इकोनॉमिक लाइफ साइकिल, हम शुरू में देखते हैं, महीने के शुरू में जब आपकी जेब में पैसा आ जाता है तो आप रिच हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही 10-12 तारीख हुई या 15-20 तारीख तक वो पैसा खत्म हो जाता है, तो पैसा फिर से जीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद
आप वेट करते हैं पैसा भरने का। एक ये इस टाइप से हो रहा है कि आप एक बकेट में पानी भर रहे हैं और उसमें एक छेद है और उस छेद से पानी निकलता जा रहा है, ठीक है, और फिर आप उसमें पानी भर रहे हैं। तो इस तरीके से हो रहा है कि आपका पैसा सर्कुलेशन में जाता रहता है और उससे क्या होता है, आपको इकोनॉमिक लाइफ साइकिल में अपनी सेविंग इस तरीके से सेव करना होता है। नेक्स्ट कम्स इंडिविजुअल लाइफ साइकिल। इंडिविजुअल लाइफ साइकिल क्या बोलता है कि आपकी इंडिविजुअल नीड्स को देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को पिच करते हैं। अब आपकी इंडिविजुअल नीड्स क्या होती हैं? 3 टाइप की नीड्स होती है। इनेबलिंग द फ्यूचर ट्रांजैक्शन, हम देखते हैं फ्यूचर की ट्रांजैक्शंस को। जो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ पैसा हमेशा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। लिक्विड फॉर्म क्या होती है कि हमेशा पैसा हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ मनी होना चाहिए, जैसे कि जो कि हमारे बैंक में होता है, ठीक है, ताकि हमें एकदम से पैसा जब जरूरत पड़े तो हमें पैसा हमारे पास हो। देन कम मीटिंग द कंटीजेंसी। मीटिंग कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है? मीटिंग कंटीजेंसी बोलता है कि हमारे पास एक कुछ पैसा ऐसा होना चाहिए कि कल जो हमें अभी पता नहीं कि हमारे साथ कल क्या हो सकता है, जिसे हम कहते हैं अनफोर्सीन इवेंट, मतलब जैसे कि डेथ, जैसे कि एक्सीडेंट, ऐसे कि बीमारी। तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ बचत होनी चाहिए। तो इसके लिए हम रखते हैं इंश्योरेंस में, ठीक है। तो इंश्योरेंस में अगर आपके साथ कुछ अनहोनी घटना हो जाती है तो आपके पास पैसे की कमी ना पड़े और आपको टाइम पे पैसा मिल जाए। फिर आता है वेल्थ एक्यूमुलेशन। वेल्थ एक्यूमुलेशन क्या बोलता है कि आपका पैसा कुछ ऐसी जगह भी होना चाहिए जहां पर आपके पैसे से रिटर्न ज़्यादा आए, ठीक है। अब बैंक्स और LIC और जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं 5 से 7% के बीच का रिटर्न देंगे आपको, मैक्सिमम 8% तक ये एनुअल रिटर्न। उसके अलावा लेकिन आज के टाइम पे इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है तो कुछ हिस्सा आपका शेयर मार्केट में भी होना चाहिए जिससे आपको अच्छा रिटर्न भी मिले, ठीक है। ये आपकी आगे इंडिविजुअल नीड्स और उनके प्रोडक्ट्स साथ में, ठीक है। फिर आपका आता है नीड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। आज की ज़रूरत क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की? पहली चीज़, आज के टाइम पे आपको जॉइंट फैमिलीज नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट चॉइस। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास 10 जगह हैं कस्टमर के पास, ठीक है। चेंजिंग लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, आज ज़रूरतें बढ़ रही है, नए नए तरीके की ज़रूरतें आ रही है, ठीक है। इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इस जब इतनी ज़्यादा डिमांड, इतनी ज़्यादा हमारी ज़रूरतें, इतने ऑप्शंस, तो हमें सही जगह पे पैसा लगाना होता है ताकि हमारे ज़रूरत के हिसाब से पैसा आए। और अगली है कंटीजेंसी नीड्स, मतलब कंटीजेंसी वर्ड जहाँ भी दिखेगा उसका मतलब होता है इंश्योरेंस, मतलब मुश्किल के समय के लिए पैसा, ठीक है। फिर आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या क्या प्लान करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में आज के टाइम पे? तो आप अगर एक अच्छा एजेंट बनना चाहते हैं तो इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें और तब मैं हर प्लानिंग के लिए बताऊंगा, कैश प्लानिंग के लिए। क्योंकि पता क्या होता है, आप लोग अपनी जेब के बारे में सोचोगे तब तक आप अच्छा नहीं कमा पाओगे। जब कस्टमर की जेब के बारे में सोचोगे ना कि हाँ उसको फ़ायदा हो, तो आपकी इनकम खुद बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए ना जितने भी प्लानिंग के टाइप बताऊंगा ना मैं अभी, उन सभी में आपको अपना पैसा, मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए इन सब के बारे में, ताकि क्या होगा, कल जब आप कस्टमर के सामने डील करेंगे तो आपको हर चीज़ का पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से कैश प्लानिंग होती है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है, किस तरीके से इंश्योरेंस प्लानिंग होती है, किस तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग होती है, किस तरीके से प्रॉपर्टी प्लानिंग, मतलब लोग पैसा लगाते हैं प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट प्लानिंग होती है और टैक्स प्लानिंग होती है। तो ये कुछ टाइप की प्लानिंग है। तो इनमें किस तरीके से आपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, आपके कस्टमर ने इन्वेस्ट करना है। जब आपको एडुकेट नॉलेज होगी तो कस्टमर को आप कॉन्फिडेंस से बोल पाएंगे और कॉन्फिडेंस से समझा पाएंगे कि आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। उसको हमेशा इंश्योरेंस के बारे में नहीं बताना, उसको हमेशा इस तरीके से बताना कि उसको लगना चाहिए ये मेरे फ़ायदे के लिए आता है यहाँ पे। नहीं तो कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें देखकर मतलब उनको लगता है कि एजेंट्स को देखकर डर के भाग जाते हैं लोग। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उनको ऐसा लगना चाहिए ये बंदा यहाँ आ रहा है तो मेरे फ़ायदे के लिए आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है कि इसकी जेब का कुछ है। तो वो उसकी देखो आपकी इनकम के बारे में तो आपकी कंपनी सोच लेगी, ठीक है, लेकिन आपको कस्टमर के बारे में सोचना है, ठीक है। तो कस्टमर के बारे में सोचोगे तो आपको एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए। जब आपको नॉलेज होगी तो वो आपकी सुनेगा, नहीं तो आपकी सुनेगा क्यों? जब सुनेगा तो आपको एक की जगह 10 का बिजनेस देगा। 1 लाख का बिजनेस आ रहा होगा जहाँ से, वहाँ से आपको 10 लाख का बिजनेस आएगा, ठीक है। अब आता है प्रोडक्ट एंड कैन बी डिफ्रेंशिएटेड। आप प्रोडक्ट्स देखिए, प्रोडक्ट को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि टूथपेस्ट की बात करता हूँ, कोलगेट में फिर टोटल स्ट्रॉन्ग आ गया, फिर आ गया सॉल्ट वाला, ठीक है, आ गया वेद शक्ति आ गया, और फिर सेंसोडाइन आ गया, मतलब सेंसिटिव कोलगेट सेंसिटिव आ गया। तो प्रोडक्ट तो एक ही है ना, मतलब कमोडिटी तो एक ही है टूथपेस्ट, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, बहुत टाइप के हैं, ठीक है।
वैसे ही जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के काफ़ी प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे पास, ठीक है, सर्फ बेचते हैं, साबुन भी बेचते हैं, वो हर चीज़ को बेचते हैं, ठीक है। आईटीसी के आपके आटा से लेकर के रजिस्टर से लेकर के हर चीज़, बिस्किट चिप्स हर चीज़ आता है उनका, ठीक है। तो आपकी जो कमोडिटी होती है वो एक टाइप की कमोडिटी होगी, जैसे बिस्किट, और बिस्किट के जो टाइप्स आएंगे वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट आ गए, ठीक है। और प्रोडक्ट कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, जैसे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक कमोडिटी है, लेकिन जो इंश्योरेंस के टाइप्स हैं, जैसे आपके जीवन आनंद हुआ, जीवन लाभ हुआ, और आपका यूनिट प्लान्स हुए, यूलिप प्लान्स हुए, ठीक है, संचय प्लस हुआ, ये सब कुछ क्या आ गया आपके, ये आपके इंटेंजिबल मतलब प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। तो ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए। लेकिन प्रोडक्ट अगर हम फिजिकल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आप कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट को देख लो, ठीक है। आटा हो गया दिखने वाला, इंटेंजिबल से इंश्योरेंस आ गया, वो दिखता नहीं है लेकिन है, बैंकिंग प्रोडक्ट्स आ गए आपके। फिर आता है ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में पहला आता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस जिसमें इन केस ऑफ डेथ तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, और अगर इंसान को कुछ नहीं होता है विद इन द टर्म पीरियड, जितने साल का आपने इंश्योरेंस लिया है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा वापस, मतलब आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें प्रीमियम बहुत कम होता है। फिर आता है होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्या होते हैं? जिसमें आपको एक सर्टन टाइम के लिए पैसा देना पड़ेगा, जैसे 10 से 15 साल पैसे दो और 100 साल का भी इंश्योरेंस होगा आपका, ठीक है। इसको बोलते हैं हम होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ डेथ, जब भी आपकी डेथ होगी तो आपकी नॉमिनी को पैसा मिलता ही मिलता है, कम और टर्म आपको टेंशन नहीं रहती है पैसे देने की ज़्यादा साल तक। फिर आता है एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान, जो कि बहुत ज़्यादा बिकते हैं, और ये टैक्स सेविंग प्लान भी कह सकते हैं हम इसे ना। इसमें क्या होता है, आप इसमें क्या करते हैं, इंश्योरेंस देते हैं किस चीज़ के लिए? एंडोमेंट के लिए। एंडोमेंट में क्या होता है, मनी बैक प्लान। जैसे कि एंडोमेंट का क्या होता है कि अगर आपने इंश्योरेंस लिया, ठीक है, ये थोड़े कॉस्टली प्लान होते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ ना हो तो एक मतलब अच्छा रिटर्न तो नहीं कहूँगा, मतलब एक मार्जिनल रिटर्न के साथ आपको पैसा भी वापस दे देते हैं कस्टमर को, ठीक है। तो कंपनी कस्टमर को इन केस ऑफ डेथ, अगर बीच में डेथ होती है तो इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, प्लस अगर लास्ट तक मेच्योरिटी तक सर्वाइव कर लेता है तो सर्वाइवल पे भी उसको अच्छा रिटर्न वापस दे देते हैं। फिर आता है मनी बैक प्लान। मनी बैक में ज़रूरत के हिसाब से बीच में भी उसको पैसा मिलता रहता है, ठीक है। तो मतलब जैसे कि अब कुछ लाभ वगैरह प्रोडक्ट हैं जिसमें 4 से 5 गुना रिटर्न आता है 25 साल में, 3 से 4 गुना रिटर्न, ठीक है। और बीच में अगर डेथ हो जाती है तो आपको अच्छा रिटर्न, मतलब वो मिल जाता है, पॉलिसी प्रीमियम वापस मिल जाता है, मतलब आपका जो भी आपका इंश्योरेंस का वैल्यू होती है उस टाइम पे। फिर आते हैं मॉर्गेज रिडम्पशन। जहाँ भी मॉर्गेज की बात आएगी, मॉर्गेज होता है गिरवी रखना, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आपकी पॉलिसी को आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी गिरवी रख सकते हैं, किसी बैंक के साथ भी गिरवी रख सकते हैं, क्योंकि इसकी एक वैल्यू है, ठीक है। तो इसके खिलाफ आप लोन भी ले सकते हैं, और बाद में आपको एक पॉलिसी के पैसे भरने होते हैं और ईएमआई भी भरनी होती है लोन की। दो टाइप के हमारे आईआईडी के रूल के अकॉर्डिंग दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है सिंगल प्रीमियम, दूसरा होता है रेगुलर प्रीमियम। आपका जो सिंगल प्रीमियम होता है उसमें आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलती है 125% की। बोलने का मतलब है अगर आपका 10 लाख का बीमा है तो उसका 125%, ठीक है। तो 1 लाख जो आपका 10 लाख का बीमा का 125% होता है, 12.5 लाख का इंश्योरेंस रहेगा आपका। सिंगल प्रीमियम मतलब एक बार ही पैसा देना है। 125% होता है लगभग 45 साल की उम्र तक, और 45 साल से ऊपर 110% का ही वो होता है आपका जो मतलब इंश्योरेंस रहता है। मतलब 10 लाख के ऊपर 11 लाख का इंश्योरेंस रहता है। जैसे कि इंश्योरेंस में हमारा कंसेप्ट होता है कि विद द एज जैसे आप एज होते रहेंगे, जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है, तो आपको जो इंश्योरेंस होता है उसकी वैल्यू कम होती रहती है, मतलब आपको प्रीमियम ज़्यादा भरना पड़ता है और आपको पैसा कम मिलेगा रिटर्न में, ठीक है। और आपका महंगा इंश्योरेंस भी महंगा होता रहता है। तो जितनी जल्दी एज पर आप इंश्योरेंस खरीद दो उतना ही बेटर होता है आप लोगों के लिए। देन कम्स रेगुलर प्रीमियम पॉलिसीज। जैसे कि आप बोलते हैं, जैसे एलआईसी की लोग किस्तें भरते हैं, किसी और कंपनी की किस्तें भरते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका इंश्योरेंस कवर रहता है मिनिमम 10 टाइप्स का। फॉर एग्जाम्पल, जब तक आदमी 45 साल का नहीं होता है तो उसका कवर कम से कम 10 गुना रहता है, और जब वो 45 साल क्रॉस कर देता है तो उसका कवर 7 गुना रहता है, कम से कम। जितना वो एनुअल प्रीमियम पे कर रहा है उसका 10 गुना और 7 गुना है ये, ठीक है। तो ये आता है रेगुलर प्रीमियम पे। देन कम्स अ राइडर। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी आती है इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंडर, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। अब एक राइडर क्या होता है? राइडर होता है एडिशनल बेनिफिट। जैसे कि आपने एक पॉलिसी ली,
उस पॉलिसी में आपको एजेंट से, आपने कस्टमर से पूछा, मतलब आपने एक कस्टमर को पॉलिसी दी, उससे पूछा इन केस ऑफ आपकी डेथ हो जाए तो आपको अगर डबल पैसा मिले, सिर्फ आपको पे करना है साल का 1000 रुपये एक्स्ट्रा। आपकी पॉलिसी मान लो साल का 50,000 पे कर रहे थे, 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके साल का 700-800 या 1000 के आसपास पैसा एक्स्ट्रा पे करके आपको 10 लाख की जगह 20 लाख की पॉलिसी मिल जाएगी इन केस ऑफ डेथ। लेकिन अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो बाद में आपको राइडर के पैसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ रिटर्न ही मिलेगा जो मिलना था। ठीक है, तो इस पॉलिसी का, इसको बोलते हैं राइडर। वैसे ही राइडर होता है एक्सीडेंटल बेनिफिट का राइडर, होता है कि अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट की वजह से होती है तो आपको 2 गुना पैसा मिलेगा। या फिर आपका होता है PWB राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट। ये होता है वैसे चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए होता है ना, जैसे चिल्ड्रन के प्लान्स में होता है PWB राइडर। इसमें क्या होता है कि अगर कल आपको कुछ हो जाए तो चिल्ड्रन तो पढ़ रहा है अभी, तो वो पैसे नहीं पे कर पाएगा, तो वो पैसे कौन पे करे? तो LIC अपने बिहाफ पे वो पैसा पे करते हैं इन केस अगर फादर को कुछ हो जाए। तो उसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं राइडर, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो पॉलिसी का नहीं है, पॉलिसी के साथ आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी पिज्ज़ा लेने जाते हैं तो उसको बोलते हैं विद एक्स्ट्रा चीज़, तो एक्स्ट्रा चीज़ के थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो वैसे ही राइडर काम करता है इंश्योरेंस में। राइडर मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करेंगे। देन कम्स कैश वैल्यू कंपोनेंट। आपकी कैश वैल्यू कंपोनेंट क्या बोलता है? पॉलिसी में हमेशा आपकी एक कैश वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल आपने अगर कस्टमर ने पैसा दिया है तो उसके बाद आप सरेंडर करवा सकते हैं, आपका कस्टमर सरेंडर करवा सकता है। तो उसको जितनी कैश वैल्यू बनेगी उस टाइम पे, जो कि डिपेंड करता है आपकी मतलब जितना आपने प्रीमियम पे किया उसका कुछ परसेंटेज आपको वापस कंपनी कर देती है। फिर आता है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न बताता है कि आपको जो इंश्योरेंस में कंसेप्ट जो आपकी नॉन सिंगल पॉलिसीज में रेट ऑफ रिटर्न काम करता है वो उसे कहते हैं हम IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जैसे कि आपकी जीवन लाभ पॉलिसी है उसमें IRR है 8.5% के आसपास, 8.52%। ठीक है, तो ये बताता है IRR। अगर लोग बोलते हैं ना कि हाँ कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे बैंक के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे उनसे कि हम रेट ऑफ रिटर्न देते हैं 8.752% इन केस ऑफ जीवन लाभ, जो हमारी सबसे ज़्यादा मतलब लाभ की बात करें हम तो LIC की, तो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और रिटर्न देने वाली पॉलिसी है। तो इसमें रेट ऑफ रिटर्न आता है आपका 8.52%। बट अगर हम बात करें FD टाइप की पॉलिसीज़ की तो उसमें आप सीधा इंटरेस्ट आ सकते हैं जी कि 6% गारंटीड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो आज की वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन बोनस पे होती है हमारी हर पॉलिसी की, तो आपको पता ही होगा। देन सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू क्या होती है? जितने साल आपने पैसे दिए हैं उसके बाद आप पैसे ना दे पाओ, कस्टमर पैसे ना दे पाए, तो वो अपनी पॉलिसी के जितने पैसे दिए हैं उसको वापस निकालना चाहता है, तो उसको थोड़ा नुकसान तो होता है लेकिन वो अपने पैसे निकाल सकता है। उसे हम कहते हैं विद पेनल्टी, तोड़ करके जो वापस मिलेगा उसको पेनल्टी काट करके जो पैसा देगी वो LIC, उसे हम सरेंडर वैल्यू कहते हैं। और ये कम से कम 2 साल के बाद हो जाता है कोई भी पॉलिसी सरेंडर। फिर आती है आपकी यील्ड। यील्ड क्या होती है? फाइनल जो आपका रिटर्न आता है ना, कि मैच्योरिटी पे जो रिटर्न आएगा उसको हम यील्ड बोलते हैं, जिसे मैच्योरिटी रिटर्न या फिर बाद में जो रिटर्न आएगा फाइनल उसे यील्ड कहते हैं। अपील। आप इंश्योरेंस में किस तरीके से अपील कर सकते हैं कस्टमर को? पहली चीज़ डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं, आप इसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप साथ में गेन भी मिल रहा है। इन्फ्लेशन को, महंगाई को मात देने वाला प्लान है जी हमारा। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबल है, जितने का बीमा चाहिए, जितने साल का चाहिए, आपकी मर्जी है वो। सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू बताता है कि सरेंडर करने पर आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप सरेंडर भी करवा सकते हैं। आज के टाइम पे आपके पास नए प्रोडक्ट आ चुके हैं जिन्हें कहते हैं हम नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। इसमें पहला आता है वेरिएबल इंश्योरेंस प्लान। वेरिएबल इंश्योरेंस प्लान क्या होते हैं? ये होल लाइफ प्लान्स होते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो आपकी मतलब प्रीमियम है वो वेरी करता है महंगाई के हिसाब से। अगर चीज़ें महंगी हो रही है तो आपका प्रीमियम भी महंगा होगा, अगर चीज़ें सस्ती हो रही है तो आपका प्रीमियम भी सस्ता होगा। ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस की वैल्यू फिक्स रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये बोलने का मतलब है ये आपकी जो आपकी इंडियन मतलब ग्राउंड लेवल है और इन्फ्लेशन है उससे लिंक्ड प्लान होता है। ठीक है, फिर आता है आपका यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम, ये आपका आ गया एक्सपेंसेस मोर्टेलिटी इन्वेस्टमेंट, जैसे ये फंड्स के नाम है कुछ। तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होता है शेयर मार्केट से लिंक्ड प्लान। बोलने का मतलब है इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलती है और साथ में
इन्वेस्टमेंट में मिलती है। आपका कुछ हिस्सा इंश्योरेंस को जाता है, कुछ पैसा आपका इन्वेस्टमेंट में मतलब शेयर मार्केट में लग जाता है। तो आपको इसमें अगर हम बात करें 45 साल तक की उम्र के लोगों को 10 गुना इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। अगर हम कुछ पॉलिसी 55 ईयर्स तक की बात भी कर सकते हैं, 55 ईयर्स तक 10 गुना इंश्योरेंस कवरेज है, प्लस जो लोग 55 प्लस हैं उन लोगों के लिए 7 गुना इंश्योरेंस कवरेज है। इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के फंड्स होते हैं, जैसे कि इक्विटी फंड, डेट फंड, बैलेंस फंड, मनी मार्केट फंड। और ये फंड डिसाइड कर मतलब इस तरीके से बनाए होते हैं कि इसमें रिस्क के अकॉर्डिंग बनाया जाता है इनको। जो रिस्क की फंड है, अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप ग्रोथ फंड में डाल दीजिए, इक्विटी फंड कह सकते हैं जिसे हम। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, रिटर्न अच्छा चाहते हैं, तो आप मनी मार्केट फंड में मिलता है डाल सकते हैं। तो इसमें रिटर्न आपका वेरी कर सकता है 8% से लेकर के 0 भी हो सकता है, लेकिन 8% से लेकर के आप 16-17% तक रिटर्न आता है इन पॉलिसीज में कभी कभी। और कई बार तो हमें ये इतना तक देखने को मिला है कि 5 से 7 साल में भी यहाँ से आपका पैसा डबल हुआ है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि आपको जितना दिया है उससे कम वैल्यू, लेकिन इसमें जीरो तो नहीं आप कह सकते, लेकिन इसमें कुछ आप पैसा अपना लूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। तो इसमें आपके लूज करने की लिमिट है, लेकिन कमाने की कोई लिमिट नहीं है। आजकल जैसे यूलिप के बाद अब न्यू लॉन्च हो रहा है ILIP, जैसे ULIP था ये, वो IL इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अब इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान क्या होता है? इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान बाकी वही है। इसमें क्या होता है, आपके जो डिफरेंट इंडेक्स है, जैसे निफ्टी है, सेंसेक्स है, उसके अंदर आपका पैसा लगाया जाता है। उस इंडेक्स, पर्टिकुलर इंडेक्स में, कमोडिटी इंडेक्स भी हो सकता है, जैसे आपके गोल्ड में पैसा लगाया गया, ठीक है, तो उसमें पैसा लगाया जाएगा। जो वैल्यू उस टाइम पर उस चीज़ की होगी, जब आप मैच्योरिटी होगी आपकी, मान लो 5 से 7 साल के बाद, या 10 साल बाद, या 15 साल बाद, तो उस टाइम पर जो उस इंडेक्स की वैल्यू होगी, और इस पर आपको टैक्स रिबेट भी मिलती है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको रिटर्न दे दिया जाएगा। देन कम्स मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि सेक्शन 1874 बोलता है कि जितने राइट्स अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे एक फीमेल के होते हैं, वैसे ही इंश्योरेंस पॉलिसी पे भी होते हैं। तो कौन कौन किस किस को राइट दिया जा सकता है? या तो वाइफ को अकेले, कौन कौन आपके नॉमिनी हो सकते हैं? बोलने का मतलब, अगर कोई नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद लीगल हायरर कौन होगा? लीगल हायरर का मतलब हुआ आपके बाद उसको, मतलब किसको ये हक मिलेगा, किसको ये पैसा मिलेगा। तो वाइफ अलोन हो सकती है, वाइफ और बच्चे हो सकते हैं, वाइफ के बाद उसके बच्चे हो सकते, बच्चों मतलब उस पर्सन के बच्चे हो सकते हैं, फिर उसके बाद बच्चों के और भी ज़्यादा ट्रस्टी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपका दामाद हो सकता है। तो ये लोग को ही आपका पोजीशन दिया जाता है, मतलब आपकी पॉलिसी का पोजीशन दिया जाता है। नेक्स्ट कम की मैन इंश्योरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके समझते हैं की मैन इंश्योरेंस क्या कहता है। की मैन इंश्योरेंस होता है एक इस टाइप का इंश्योरेंस जो कि हमेशा उस आदमी को दिया जाता है जो एक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं की मैन। जैसे अंबानी की वजह से ही रिलायंस चलती है, सो उसको हम देंगे की मैन इंश्योरेंस, ठीक है। टाटा की वजह से ही, रतन टाटा की वजह से ही टाटा की वैल्यू है, तो उसका की मैन कौन हुआ? टाटा, जिसकी वजह से बोलने का मतलब है उस कंपनी का चाबी वाला आदमी हुआ, उसकी कंपनी की चाबी उसके हाथ में है, अगर वो नहीं रहेगा तो शायद उस कंपनी की परफॉर्मेंस उतनी बेटर नहीं रहेगी। देन कम्स मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल, कल आपने इंश्योरेंस लिया और आपने उस इंश्योरेंस के खिलाफ, इस पॉलिसी के अगेंस्ट एक लोन ले लिया और आप उस लोन को नहीं भर रहे हैं टाइम पे, ठीक है, तो इस केस में आपको क्या होगा, आपकी इंश्योरेंस की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी और एक टाइम आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। देन कम प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन इन लाइफ इंश्योरेंस। तो इसमें क्या होता है, आपको जैसे मैंने बताया सिंगल प्रीमियम प्लान होते हैं, लेवल प्रीमियम, फ्लेक्सिबल प्रीमियम, मैं बता चुका हूँ, आप पहली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं इससे। आगे मैं बताऊंगा प्रीमियम, टाइप्स ऑफ प्रीमियम, ठीक है। ऑफिस प्रीमियम, जो हमारे टेबुलर ऑफिस में प्रीमियम होता है, इस एज के पर्सन को इस एज पे इतने का इंश्योरेंस 1 लाख के ऊपर होता है, कि 1 लाख के पॉलिसी पे उसको मल्टीपल कर लो, जितना भी आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है उतना टाइम्स 1 लाख के प्रीमियम के ऊपर 10 साल की पॉलिसी पे इतना पैसा देना पड़ेगा। 25 साल के आदमी को 26 को इतना, 27 को इतना, उसे हम कहते हैं टेबुलर प्रीमियम, ठीक है।
उसके बाद सेकंड चीज़ आती है रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम क्या होता है, अगर कोई रिस्क की जॉब में है, फॉर एग्जांपल कोई आर्मी में है, कोई ड्राइविंग में है, ठीक है, तो वो रिस्क की जॉब में, कोई खदान में काम करता है, तो इन लोगों को थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है, तो उनका रिस्क प्रीमियम आपके प्रीमियम के साथ ऐड हो जाता है। फिर आता है लेवल प्रीमियम। लेवल प्रीमियम क्या होता है, एक फिक्स प्रीमियम फिक्स कर दिया जाता है कि इससे ऊपर आपको प्रीमियम नहीं देना होता है। फिर आता है नेट प्रीमियम। नेट प्रीमियम को हम समझते हैं, पहले जो आप कस्टमर देता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रीमियम। तो ग्रॉस प्रीमियम में क्या क्या होता है, नेट प्रीमियम जो पैसा एलआईसी को जाता है और एलआईसी वो आपकी इन्वेस्टमेंट की तरह अपने पास रखती है, ठीक है, उसके ऊपर रिटर्न मिलता है आपको। नेट प्रीमियम के आप ऊपर कस्टमर को रिटर्न मिलता है, ठीक है। लेकिन ग्रॉस प्रीमियम जो आप पे करते हैं उसमें क्या क्या पे करते हैं, नेट प्रीमियम जो आपको जिसके ऊपर रिटर्न मिल रहा है, प्लस लोडिंग ऑफ एक्सपेंसेस। लोडिंग क्या होती है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, आपके मेडिकल का खर्चा, प्रोसेसिंग फीस, प्रॉफिट मार्जिन बोनस, ये सब कुछ आपका क्या होता है, लोडिंग एक्सपेंसेस। फिर आता है लोडिंग फॉर कंटीजेंसीज। लोडिंग फॉर कंटीजेंसी क्या बोलता है कि जैसे आप कंटीजेंसी थे इंश्योरेंस का पैसा, तो इंश्योरेंस के लिए एक पैसा आपका इंश्योरेंस में, एक इन्वेस्टमेंट में गया तो एक इंश्योरेंस सेगमेंट के लिए जाता है, ठीक है। प्लस ग्रॉस प्रीमियम में आपका बोनस लोडिंग, कि बोनस के लिए भी आपकी एक लोडिंग होती है। जितनी ज़्यादा किसी देश में लोग मरते हैं, जितनी ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे, जैसे हम मोर्टेलिटी रेट होता है, मोर्टेलिटी रेट होता है डेथ के चांसेस, जितने ज़्यादा जितने लोग मरते हैं, ठीक है, उतने ही ज़्यादा आपका प्रीमियम होता है उस देश में, ठीक है। जितनी ज़्यादा डेथ उतना ज़्यादा प्रीमियम, ठीक है। हायर द इंटरेस्ट एज्यूम्ड लोअर द प्रीमियम। जितना ज़्यादा आप इंटरेस्ट चाहते हैं उतना ही कम आपका प्रीमियम होगा, मतलब उतनी लंबी आपकी टर्म होगी, इस वजह से आपका प्रीमियम कम लगेगा और आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा और रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि आप कंपेयर कर सकते हैं जीवन लाभ 16-10 और 21-15 और 25-16 के बीच में, आप इस पे इजीली इस चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ ना समझ आए तो अपने जो विकास अधिकारी और डेवलपमेंट ऑफिसर है या CLI है उनकी हेल्प ले सकते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। देन कम्स एक्स्ट्रा चार्जेस, लोडिंग्स। लोडिंग्स कहते हैं हम एक्स्ट्रा चार्जेस को, जैसे कि मैंने बताया है। अब लोडिंग किस तरीके से डिवाइड की जाती है, एडुकेसी के बेसिस पे, इक्विटी के बेसिस पे और कम्पिटिटिवनेस के बेसिस पे। पहला इक्विटी, एडुकेसी के बेसिस पे, एडुकेसी के बेसिस पे कि आप उतना एडुकेट पैसा ले रहे हैं हर कस्टमर से जितने में इंश्योरेंस कंपनी का काम चल जाए, तो हर कस्टमर से हम एडुकेट पैसा ही लेते हैं। इक्विटी का मतलब है आपका जो पैसा है वो परसेंटेज में इक्वल में डिवाइड होगा सबके बीच में, जो हम पैसा लेते हैं अपने चार्जेस का वो सारा पैसा इक्वल डिवाइड होगा सब में। मान लो डिसाइड किया गया 2%, तो 2000 रुपये वाले से 2% हुआ, 2 दूनी 40 रुपये, तो वहीं अगर 2 लाख दे रहा है तो उसका 4000 रुपये 2% हुआ, ठीक है, तो उसको 4000 पैसे पे करने पड़ रहे हैं, 4000 रुपये सॉरी, ठीक है। देन कम्पिटिटिवनेस, जो आपकी कम्पिटिटिवनेस मतलब आप एडवर्टीजमेंट देखते होंगे इंश्योरेंस का, ठीक है, तो या फिर किसी कंपनी का, तो उसके लिए पैसा भी कस्टमर से ही लिया जाता है, तो कॉम्पिटिटिव में आने के लिए। फिर आता है रिबेट, अगर आप पैसा साल का इकट्ठा दे रहे हैं तो आपको कंपनी 1 से 2% तक का रिबेट दे देती है। रिबेट मतलब छूट दे देती है, आपको पैसा इकट्ठा देने की वजह से थोड़ा कम देना पड़ता है। सरप्लस क्या होता है, सरप्लस होता है एसेट माइनस लाइबिलिटीज। जैसे कि एसेट बताया था जो आपके अपना है, जिसमें आपकी फॉर एग्जांपल आपका घर अपने नाम पे है तो वो आपका एसेट हुआ, लेकिन लाइबिलिटीज क्या होती है, अगर आपने कोई घर लोन पे लिया है तो उसे हम लाइबिलिटीज कहते हैं, ठीक है। अगर आपकी एसेट ज़्यादा है, आपका अपना ज़्यादा है और आपकी देनदारी कम है तो उसे हम सरप्लस कहेंगे, ठीक है। फिर आता है बोनस। बोनस इज पेड एज एन एडिशन टू द बेसिक बेनिफिट पेबल अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी आपका, जैसे बैंक में इंटरेस्ट होता है वैसे इंश्योरेंस कंपनी आपको बोनस देती है, ठीक है। उसके बाद मतलब इंटरेस्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं इसे हम, जो आपके अपने पैसे तक पेबल होगा एक्स्ट्रा उसे बोनस कहते हैं। बोनस 3 टाइप का होता है, सिंपल बोनस जैसे बैंक में सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है ये उसके ऊपर ही लगता है, मान लो 5%, तो 5% प्रिंसिपल के ऊपर ही लगेगा। फिर आता है कंपाउंड बोनस। कंपाउंड बोनस बोलता है जो बोनस के ऊपर बोनस लगता है कि प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं, जो आपका इस साल प्रिंसिपल के ऊपर पिछला बोनस जुड़ के पैसा है उसके ऊपर बोनस लगे, उसे आप कंपाउंड बोनस कहते हैं। थर्ड आता है टर्मिनल बोनस। टर्मिनल बोनस क्या कहता है, जो पैसा आपका मतलब आपको फॉर एग्जाम्पल आपने 20 ईयर्स की पॉलिसी ली, तो 20 ईयर्स के बाद जो आपको वापस मिलने वाला है, ठीक है, अगर आपने पूरे 20 साल तक पैसे दिए हैं तो एक एक्स्ट्रा बोनस आपको ऐड होगा, उसे कहते हैं हम टर्मिनल बोनस। नेक्स्ट कम डॉक्यूमेंटेशन प्रपोजल स्टेज। अब आपकी डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं
इंश्योरेंस सेक्टर में। अब सबसे पहले आता है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? जिसमें आपकी गारंटी, बेनिफिट्स वगैरह लिखे होते हैं पॉलिसी के बारे में, एंटाइटलमेंट्स होती हैं, एक्सेप्शंस होती हैं कि ये नहीं करना है, ये बताना है, ये मतलब वो आपको हर चीज़ के बारे में बताना, इन्फॉर्मेशन देना इस पॉलिसी के बारे में। जो बेनिफिट आपको एजेंट बताएंगे, मतलब आप कस्टमर को बताने वाले हो, वो चीज़ होती है आपकी प्रॉस्पेक्टर के, उसे हम प्रॉस्पेक्टस कहेंगे। फिर आती है प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म क्या होता है? इट इज अ फॉर्म टू बी फिल्ड बाय द प्रपोजर फॉर गिविंग ऑल मटेरियल रिक्वायर्ड बाय इंश्योरर इन ऑर्डर टू डिसाइड, ठीक है, आइदर द रिस्क ऑफ द प्रपोजल। प्रपोजल फॉर्म, जो फॉर्म भरा जाता है जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है, अपनी फैमिली डिटेल्स, अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपनी फाइनेंशियल डिटेल, ऑक्यूपेशनल डिटेल्स, ये सारे डिटेल्स इसमें देनी होती हैं, उसे हम कहते हैं प्रपोजल फॉर्म, जिसमें आपकी पूरी फॉर्म एजेंट भरते हैं, आप जो कस्टमर की भरोगे वो उसे कहते हैं प्रपोजल फॉर्म। देन कम एजेंट रिपोर्ट। एजेंट ही कस्टमर को जानता है, इस वजह से वो एक रिपोर्ट लिख के देता है कि हाँ ये ठीक ठाक है, इसकी हेल्थ ठीक है, इसकी फैमिली में ऐसी सिचुएशंस है, वो हर चीज़ को जानता है। दैट्स वाई हम कंपनी को एजेंट पे भरोसा, एजेंट को कस्टमर पे भरोसा करना होता है, ठीक है। तो फैमिली, इनकम, हेल्थ, हैबिट, सब कुछ ये एजेंट लिख के देगा कि मैंने इसकी सब कुछ चेक की हुई है। और आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स भी चेक करनी है, मतलब उसकी बैंक अकाउंट डिटेल्स भी चेक करनी है। फिर आपकी आती है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जो कि डॉक्टर देते हैं अगर कोई बड़ा बीमा है, या फिर इसमें कुछ क्राइटेरिया कंपनी ने सेट किया हुआ है कि बड़ा बीमा है, या फिर दूसरी चीज़ हो सकती है कोई एज में ज़्यादा है तो उनको जो इंश्योरेंस दिया जाता है तो उसमें मेडिकल कंपलसरी होता है। देन कम्स मॉरल हैजार्ड रिपोर्ट। मॉरल हैजार्ड रिपोर्ट बोलता है क्लाइंट का बिहेवियर, एक रिपोर्ट जिसमें आप क्लाइंट के बिहेवियर को देखते हैं कि हाँ उसका बिहेवियर ठीक है, वो मतलब लड़ाई झगड़ों से दूर है, हर चीज़ देखी जाती है, मोरल हैजार्ड उसका बिहेवियर अपने सोसाइटी में। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या कहता है कि आपको इलीगल पैसा इंश्योरेंस कंपनी में नहीं लगाना है और लीगल पैसा ही लगाना है, इसलिए आप इनकम डिटेल भी देखते हैं। अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो आपको 3 से 7 साल की सज़ा दी जाती है और 5 लाख तक का फाइन हो सकता है अगर आपने किसी का इलीगल पैसा लगाया तो। नो ईयर इलीगल पैसा का मतलब होता है कि आपने किसी को इंश्योरेंस दे रहे, इसकी इनकम है 3 लाख रुपए और 5 लाख का इंश्योरेंस दे रहे हो, 5 लाख रुपए का प्रीमियम दे रहे हो उससे, तो ये आपको सीधा दिख रहा है कि उसके फाइनेंशियल डिटेल इतने, तो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं तो पैसे कहाँ से दे रहा है, ठीक है। देन कम्स नो ईयर कस्टमर, KYC। जैसे बैंक में जाते हैं वैसे इंश्योरेंस में जब पॉलिसी स्टार्ट करते हैं तो आपसे KYC लेते हैं। KYC का मतलब होता है नो ईयर कस्टमर के लिए आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो लोग, जैसे कि फोटोग्राफ में लेते हैं, फोटोग्राफ के अलावा एज प्रूफ लेंगे, एज प्रूफ में आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका 10th स्कूल का सर्टिफिकेट हो सकता है, जिस चीज़ के ऊपर एज फिक्स लिखी होती है वो चीज़ आपकी, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, डिफेंस पर्सनल्स का अपना सर्टिफिकेट हो गया, ये सब कुछ में आपकी एज प्रूफ की तरह काम कर सकता है। देन कम्स एड्रेस प्रूफ। तो ये आपका एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन घूम के आ सकता है कि इसमें से कौन सा एज प्रूफ है, कौन सा एड्रेस प्रूफ है, मतलब सॉरी एज प्रूफ है। फिर ऑप्शन आएंगे, क्या पैन कार्ड एज प्रूफ है या फिर आपका वोटर कार्ड, कौन सा वैलिड एज प्रूफ है, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ इस तरीके से ऑप्शन आते हैं। आपको चूज करना है पैन कार्ड या फिर आपका स्कूल सर्टिफिकेट, जो भी ऑप्शन में होगा, 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको इस तरीके से घुमा सकते हैं क्वेश्चन को। देन कम्स प्रूफ ऑफ एड्रेस। एड्रेस में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल, जहाँ पे आपका एड्रेस होता है उसे हम आपका बैंक पासबुक जैसे आपका एड्रेस प्रूफ की तरह काम करती है। देन कम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट एक्सेट्रा। देन इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ के लिए आपकी हाइट, जो वैल्यू ट्रांजेक्शन, जब ज़्यादा पैसा आ रहा है इंश्योरेंस कंपनी के पास तो आपको उसका इनकम प्रूफ भी लेना होता है। इनकम प्रूफ में क्या लेते हैं आप उनसे उनका बैंक स्टेटमेंट की फ्रंट कॉपी या फिर 3 महीने की 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट बिजनेस के केस में, और ITR भी ले सकते हैं। उसके बाद जब आपका कोई इंश्योरेंस होता है तो आप सबसे पहले मतलब कस्टमर को क्या देते हैं, फर्स्ट प्रीमियम रसीद, इसको कहते हैं फर्स्ट प्रीमियम रिसीट, और पहली प्रीमियम की रसीद दी जाती है, FPR भी कहा जाता है। तो इन शॉर्ट, तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखें, जो भी आपकी फुल फॉर्म, जो शॉर्ट मतलब इसमें शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनको फुल फॉर्म भी याद रखें, ठीक है। इस पे क्या क्या मेंशन होता है, ठीक है। पहला, नाम और एड्रेस कस्टमर का। दूसरा, पॉलिसी नंबर, जो आपका पॉलिसी नंबर जैसे अकाउंट नंबर होता है एक बैंक का, वैसे इंश्योरेंस कंपनी का अपना पॉलिसी नंबर होता है, जिससे कंपनी ये पता चलता है कि कस्टमर इस कंपनी का कस्टमर है, ठीक है। फिर आता है प्रीमियम अमाउंट पेड, कितना उसने पैसा दिया,
फिर आता है मेथड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट कि उसने किस मेथड से दिया, ईयरली दे रहा है, हाफ ईयरली दे रहा है या फिर क्वार्टरली दे रहा है पैसे। नेक्स्ट ड्यू डेट, अगले पैसे कब भरेगा वो, नेक्स्ट ड्यू डेट कब है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, अब उसका रिस्क की कमेंसमेंट की डेट क्या है, कब से उसका इंश्योरेंस शुरू हो जाएगा। डेट ऑफ फाइनल मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी की फाइनल मैच्योरिटी कब मिलेगी, कब मैच्योर होगी उसकी पॉलिसी, ये सब कुछ लिखा होता है एफपीआर के ऊपर। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि आपकी एफपीआर के ऊपर क्या क्या मेंशन होता है। उसके अलावा डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लास्ट प्रीमियम कब देना है उसे, वो भी लिखा होता है। सम एश्योर्ड हमेशा जहां आएगा उसका मतलब इतने का उसका बीमा है, जैसे 10 लाख का बीमा है तो उसका 10 लाख का सम एश्योर्ड है। तो ये सब चीजें एफपीआर के ऊपर लिखी होती हैं। तो यहां से क्वेश्चन घुमा करके ऐसे आ सकता है कि एफपीआर के ऊपर इनमें से क्या नहीं लिखा होता है। ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, ढंग से नहीं पढ़ते कि क्या आपके पास 60 मिनट है, 50 क्वेश्चन है, तो आराम से एग्जाम देना है, ठीक है। एग्जाम इजीली और कॉन्शियस होकर देना है। कभी कभी कंपनी को क्या होता है कि आपको मोरल हैजार्ड रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। तो मोरल हैजार्ड रिपोर्ट कई बार ऑफिशियल से भी ली सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर से भी ली जा सकती है, ठीक है। देन कम्स पॉलिसी शेड्यूल। पॉलिसी शेड्यूल क्या होता है कि जो आपका एफपीआर पे होता है वही चीज़ें आपकी इस पे मेंशन होती है, डेट ऑफ बर्थ, एज, प्लान, टर्म, उसके अलावा पॉलिसी, उसका कस्टमर का नाम, और ये मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट, पॉलिसी नंबर, डेट ऑफ कमेंसमेंट, मैच्योरिटी, ये सब कुछ जो कि इस पे लिखा होता है। प्लान के साथ साथ हर चीज़ लिखी होती है, नॉमिनी का नाम, पेड, प्रीमियम पेड, ये सब कुछ इस पे आपके नोट्स में लिखा हुआ है, तो इन चीज़ों को रट लिया जाए। देन कम्स स्टैंडर्ड प्रोविजंस। स्टैंडर्ड प्रोविजंस क्या होते हैं, कुछ एलआईसी ने स्टैंडर्ड डिसाइड किए हुए हैं कि 15 डेज का ग्रेस पीरियड है, जैसे कि लैप्सेशन के बाद आपको विद इन 5 ईयर्स अगर आप रीइंस्टेट करवा सकते हैं, तो ये कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड है। स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस, अब जैसे कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजन रखे हुए हैं, जैसे फीमेल प्रेग्नेंट है तो 6 महीने के अंदर पॉलिसी नहीं मिल सकती है, तो इस टाइप के कुछ प्रोविजंस होते हैं। देन कम्स लैप्स इफ द पॉलिसी प्रीमियम हैज नॉट बीन पेड इवन ड्यूरिंग द डेज ऑफ ग्रेस, द पॉलिसी इज डीम्ड टू बी लैप्स्ड। तो लैप्स क्या बोलता है कि आपने अगर प्रीमियम नहीं पे किया विद इन द ड्यूरिंग द डेज ऑफ ग्रेस के टाइम पे, तो द पॉलिसी इज टू बी लैप्स। तो आपको बोलने का मतलब है आपको ग्रेस पीरियड दिया गया था, पहले आपको टर्म टाइम के ऊपर पैसा भरना था लेकिन नहीं दे पाए, फिर आपको 15 या 30 दिन का टाइम दिया गया अकॉर्डिंग टू टर्म, और आप जैसे कितने फ्रिक्वेंटली पैसे देते हैं। अगर मंथली है तो 15 दिन की ग्रेस पीरियड होता है, उसके अलावा 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, या फिर 1 मंथ का। तो इन दैट केस तो आपको क्या करना है, जो आपका मतलब लैप्सेशन है उसके बाद पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाती है अगर आपने ग्रेस पीरियड को भी पार कर लिया। फिर आता है री इंस्टेटमेंट और रिवाइवल। अगर आपकी पॉलिसी लैप्स पड़ी है, आपने पैसे टाइम पे नहीं दिए, ग्रेस पीरियड में भी नहीं दिए, फिर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई, तो आपको रिवाइव करानी पड़ती है, वो दोबारा स्टार्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विद इन 5 ईयर्स ही आप करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2021 चल रहा है तो 2016 के बाद की ही पॉलिसियां अब री इंस्टेट हो सकती हैं। फिर आता है अब रिवाइवल के मेजर्स, किस तरीके की रिवाइवल हो सकती है। ऑर्डिनरी रिवाइवल में क्या होता है, अगर आपकी पॉलिसी मतलब 3 साल से ज़्यादा चली है, ठीक है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ ही रिवाइव करवाना पड़ता है, आधार कार्ड और आपके जो भी प्रूफ सर्टिफिकेट मांगते हैं उसके साथ, और अपने पैसे जितने भी आपके ड्यू है वो सारे भर करके ही आपको सरेंडर नोटेशन निकलती है, सरेंडर वैल्यू निकलती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको दोबारा शुरू करनी पड़ती है। लेकिन अगर स्पेशल रिवाइवल का केस होता है 3 साल से कम के लिए, तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, तो वो हो जाता है, ठीक है, कमेंसमेंट की डेट के तो 2 से 3 साल के अंदर, ठीक है। फिर आता है लोन कम रिवाइवल। अगर आपने पॉलिसी के खिलाफ लोन लिया है और आपने क्या बोलते हैं, अब आप पैसे, आपकी पॉलिसी लैप्स पड़ी हुई है, तो आपको ऐसे रिवाइवल को आप कहते हैं लोन कम रिवाइवल। फिर आता है इंस्टॉलमेंट रिवाइवल। इंस्टॉलमेंट रिवाइवल क्या कहता है कि आपने लोन भी लिया है, उसके भी पैसे नहीं दे रहे और पॉलिसी के पैसे नहीं दे रहे हैं, तो आपने इंस्टॉलमेंट भी शुरू करनी है और पॉलिसी के पैसे भी शुरू करने हैं, तो इसको हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट रिवाइवल। फिर आता है नॉन फॉरफीचर प्रोविजन। नॉन फॉरफीचर प्रोविजन क्या कहता है कि आपको झूठ नहीं बोलना है। फिर आपकी आती है पॉलिसी लोन। पॉलिसी लोन क्या बोलता है कि आप पॉलिसी अगेंस्ट सरेंडर वैल्यू निकलती है, जितनी सरेंडर वैल्यू है उसका 90% आपको लोन मिल सकता है, जितना आपने पैसा दिया है उसका कुछ परसेंटेज में सरेंडर वैल्यू होती है और उसका कुछ परसेंट में आपको लोन मिल जाता है अगेंस्ट द पॉलिसी, किसी भी इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से।
देन कम्स आपका नॉमिनेशन। नॉमिनी आता है सेक्शन 38 इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट रखा जाए कि सेक्शन 39 के अंदर आता है। ये पूछ सकते हैं कि किस सेक्शन में आता है, सेक्शन 39 में। इसका मतलब क्या होता है, नॉमिनेशन कौन होता है? नॉमिनी होता है अगर आपको कल कुछ हो जाए तो आपके बाद आपका पैसा और आपकी जो वैल्यू है वो कंपनी किसे दे, इसे कहते हैं नॉमिनी। तो वो पैसा जिसको पे होगा वो होगा नॉमिनी, आपके बाद आपकी वसीयत का हकदार। फिर आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट होता है ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी। आपने अपने सारे राइट्स प्रॉपर्टी के ट्रांसफर कर देना, उसे हम कहते हैं असाइन करना। बोलने का मतलब है कि अगर ये चीज़ें जीते जी भी हो सकती है असाइनमेंट, और मरने के बाद भी हो सकती है। बोलने का क्या मतलब है, दो टाइप की असाइनमेंट होती है, एक होती है कंडीशनल असाइनमेंट और दूसरी होती है एब्सोल्यूट असाइनमेंट। आपने फॉर एग्जांपल लोन लिया और लोन लिया बैंक से, तो आपने अपनी पॉलिसी उनको असाइन कर दी। असाइन का मतलब हुआ कि अगर मुझे कल कुछ हो जाए तो मुझे जो पैसा मिलेगा वो बैंक को मिलेगा, और अगर मैं पैसे ना दूं तो सारा पैसा जो इंश्योरेंस में पड़ा हुआ है वो पैसा आपको दे दिया जाए इंश्योरेंस से, ठीक है। फिर आता है आपकी कंडीशनल असाइनमेंट। दो टाइप की असाइनमेंट होती है, कंडीशनल और एब्सोल्यूट असाइनमेंट। कंडीशनल असाइनमेंट क्या बोलती है, इसमें कंडीशन लगा दी जाती है। अगर मान लो मैच्योरिटी तक मैं जिंदा रहता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो मतलब कस्टमर बोलता है कि मैं जिंदा रहता हूँ तो मैं ये पॉलिसी अपनी वाइफ के नाम पे दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं मैच्योरिटी के बाद मतलब मुझे कुछ नहीं होता मैच्योरिटी तक, मतलब जिंदा रहता हूँ, तो ये पैसा मुझे वापस दे देना। सॉरी, दोबारा बताता हूँ कि अगर मैं मैच्योरिटी तक जिंदा रहता हूँ तो पैसा मुझे दे दिया जाए, ठीक है। लेकिन अगर बीच में मुझे कुछ हो जाता है तो ये पैसा वाइफ को मिल जाए या फिर इस बेटे को मिल जाए, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट असाइनमेंट में ऐसा नहीं होता। आपने एक बार अगर एब्सोल्यूट असाइनमेंट कर दी तो इसका मतलब है वो पैसा उसी को मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि अगर चाहे मैं जीऊँ चाहे मरूँ तो दोनों कंडीशन में पैसा किसको मिलना चाहिए, इस पर्सन को मिल जाए। तो अगर आप मैच्योरिटी तक जी भी जाते हैं ना तो वो सारा पैसा उसी को मिलेगा, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट असाइनमेंट। और जब आप असाइनमेंट करते हैं तो उस टाइम पे आपकी पॉलिसी में जो नॉमिनेशन होती है, नॉमिनेशन कैंसिल हो जाती है। इस पॉइंट को गौर किया जाए जब असाइनमेंट की जाती है। जब आप पॉलिसी को असाइन कर देते हैं, असाइन मतलब किसी को हक दे देना, पूरा हक दे दिया, तो ऑब्वियसली आपकी नॉमिनेशन नहीं रहेगी, उसमें आपकी नहीं चलेगी। अब वो डिसाइड करेगा जो उसको डिसाइड करना है। तो आपकी असाइनमेंट के साथ ही नॉमिनेशन कैंसिल हो जाती है। फिर आप कहती हैं डुप्लीकेट पॉलिसी। इफ द इंश्योर्ड पर्सन लॉसेस द ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड को गुम कर देता है तो हम उसको डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड दे देते हैं। देन कम्स अल्टरेशन। अल्टरेशन क्या बोलता है, अल्टरेशन होता है चेंजेस करना। आप अपनी पॉलिसी में आपने गलत लिखवा दिया, टाइपिंग करते हुए मिस्टेक हो गई, एजेंट ने कुछ गलत लिख दिया, आपने कुछ गलत लिख दिया कस्टमर के बारे में, तो उसकी जो चेंजेस होना है उसकी पॉलिसी बॉन्ड में या फिर उसकी पॉलिसी के अंदर, उसे हम कहते हैं अल्टरेशन करना, ठीक है। अल्टरेशन हो सकता है चेंज इन द सर्टेन क्लासेस ऑफ द इंश्योरेंस और टर्म, रिडक्शन इन द सम एश्योर्ड, जो आपका सम एश्योर्ड है उसमें रिडक्शन करना, चेंज इन द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम पेमेंट के मोड में चेंज करना, चेंज इन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी के आपकी जो रिस्क कमेंसमेंट की डेट को भी चेंज करते आगे पीछे कर सकते हैं, आपकी किस दिन से आपके इंश्योरेंस शुरू हो, कितने का बीमा है इसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, स्प्लिटिंग अप ऑफ द पॉलिसी। लेकिन आपका प्रीमियम वेरी नहीं कर सकता। प्रीमियम वेरी का मतलब हुआ कि आपका प्रीमियम घट नहीं सकता किसी भी कंडीशन, उससे ज़्यादा हो सकता है। आप इस तरीके से वेरिएशन कर सकते हैं। स्प्लिटिंग अप ऑफ द पॉलिसीज इनटू 2 और मोर, 10 लाख की बीमा था उसको आप 2 या 3 पॉलिसी में भी तोड़ सकते हैं। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा प्रीमियम, जैसे आपने राइडर लिया था पहले, अब राइडर नहीं चाहिए तो आप उसको भी हटा सकते हैं। फिर चेंज विदाउट प्रॉफिट टू प्रॉफिट प्लान, तो आप ऐसे प्लान में भी चेंज कर सकते हैं। करेक्शन इन नेम, सेटलमेंट ऑप्शन वगैरह, ये सब कुछ आप बाद में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर वगैरह ये चीज़ें, ये सब कुछ आप ऐड करवा सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो के साथ अब लास्ट वीडियो के साथ आऊँगा मैं लास्ट चैप्टर में।